इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत का खाद्य दर्शन अर्थात फूड फिलोसफी ऑफ इंडिया ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर यूपीएससी के मेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसमें इकोनॉमिकली हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से भारतवर्ष में प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण अर्थात 3 चरण आए और 3 तरह की दृष्टिकोण अपनाई जाती है, जिसको कि हम देखते हैं फूड फिलोसफी ऑफ इंडिया की नजर से। ठीक है, इसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि भारत के खाद्य दर्शन को सामान्यतः 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है, जिनके उद्देश्य तथा चुनौतियां निम्न है। और यहाँ पे देखेंगे कि सभी जो है भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। जैसे प्रथम चरण में अलग फिलोसफी था, द्वितीय चरण की फिलोसफी अलग थी और तृतीय चरण की फिलोसफी अलग थी। और सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिलोसफी का साधारणतः जो अर्थ है वो है देखने का नजरिया। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूंगा। प्रथम चरण जो है वो आप समझ लीजिए कि 1947 अर्थात भारत की स्वतंत्रता के साथ ही 1947 टू 1957 का दशक जो था, उसके बाद 1957 टू 1967 का दशक और 1967 टू 1977, ये लगभग 30 वर्षों का आप मान सकते हैं। 1947 से लेके 3 दशक तक आप मान सकते हैं। 1957 से 67 और 1967 से 1977 तक का एक काल रहा है। इस चरण की अवधि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले 3 दशकों तक थी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पहले आप समझिए कि किस प्रकार से ये भारत का खाद्य दर्शन को हम समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि इसको आप कहानी के माध्यम से आप अगर समझेंगे तो ज्यादा बेहतर हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए कि क्या हुआ कि जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में देश में एक ऐसी स्थिति आई जिसमें कि आप समझ रहे होंगे कि खाद्यान्न के लिए जो है शुरू में तो काफी कमी थी, लेकिन कुछ सुधारों के साथ ही हरित क्रांति का विकास हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हरित क्रांति के विकास के साथ ही, ठीक है, खाद्यान्नों की उपज में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई, जिसमें कि आप समझते हैं कि जैसे जो हरित क्रांति थी, इस हरित क्रांति में देखिए हरित क्रांति के क्या क्या फैक्टर थे। सबसे पहले समझिए हरित क्रांति के फैक्टर थे कि इसमें आप जो है ज्यादातर कीटनाशक दवाइयों का भी प्रयोग किया गया था। ठीक है, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया गया था और HYV सीड्स के बारे में आप जरूर जानते होंगे। इसका अर्थ है हाई यील्डिंग वेराइटीज। ठीक है, उच्च उपज वाले जो है सीड्स का प्रयोग किया गया था। उसके बाद में रासायनिक खादों का भी प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले इसमें आप समझेंगे कि देखिए क्या हुआ जब प्रथम चरण की जब बात आई। तो प्रथम चरण में आप देखेंगे कि 1947 से लेकर 1977 तक, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले 3 दशकों तक, ठीक है, ये स्थिति रही कि विभिन्न चरणों में शुरू में खाद्यान्नों की कमी थी। तो खाद्यान्नों की कमी को दूर करने के लिए क्या हुआ कि HYV सीड्स आए। ठीक है, सरकार इस पे रिसर्च करवाई, उसके बाद HYV सीड्स मिले, उसके बाद कीटनाशक दवाओं का प्रयोग हुआ और रासायनिक खादों का भी प्रयोग होने के पश्चात हमारे देश में हरित क्रांति आई। तो हरित क्रांति आने के पश्चात क्या हुआ कि प्रथम जो चरण था उसमें आप याद रखेंगे कि इस चरण का उद्देश्य खाद्यान्न की आवश्यकताओं को उत्पादन के जरिए पूरा करना था। तो ये सरकार की इन 3 मेजर फैक्टर्स पे काम करने से क्या हुआ कि ये आवश्यकताएं पूरी हो गई। तो प्रथम चरण में जो था, इस चरण का उद्देश्य खाद्यान्न की आवश्यकताओं को उत्पादन के जरिए पूरा करना था। अर्थात क्या है, दूसरे शब्दों में अगर कहें तो खाद्यान्न तक भौतिक पहुंच था। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि फिजिकल एक्सेस टू फूड ग्रेन्स। हम चाहते थे कि हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, हम किसी के आगे जो है आयात की स्थिति ना है। हम अपने देश में खुद ही जितनी भी आवश्यकता है अनाजों की, उस अनाज को हम खुद ही सेल्फ डिपेंडेंटली उसको पूरी कर सकें। उसके लिए प्रथम चरण में प्रयास किया गया। अब दूसरे चरण में देखिए, प्रथम चरण को आप याद रखेंगे कि फूड फिलोसफी में आपको ध्यान रखना है कि पहले चरण में मेरे पास जो नजरिया था और मेरे अर्थात पूरे भारतवर्ष के जो लोग थे उनका नजरिया ये था कि हम किसी भी तरीके से खाद्यान्न में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, जितना भी अनाज की आवश्यकता है उस अनाज की आवश्यकता को खुद से ही पूरा कर ले। तो ये पूरा हुआ भी, प्रथम चरण पूरा हुआ भी। और इसकी खुशी देखिए कि द्वितीय चरण में इस खुशी की जगह पे क्या हुआ, ये आप देखिए द्वितीय चरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेन है द्वितीय चरण ही। इस चरण का उद्देश्य खाद्यान्न तक आर्थिक पहुंच बनाना था। तो क्या हुआ कि जैसे गेहूं और चावल के उत्पादन में तो अत्यधिक वृद्धि हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि लगभग आप याद रखिए कि जितने भंडारण मान के चलिए कि एक साल में भारतवर्ष को 1 मिलियन टन
मान लीजिए कि x मिलियन टन उस समय में जरूरत था, ठीक है, भंडारण x मिलियन टन एक वर्ष के लिए जरूरत था। अब क्या हुआ कि इससे जो है 3x मिला, 3 गुना लगभग हम लोगों के पास हो चुका था। जितना हम लोगों को आवश्यकता था उससे लगभग लगभग 3 गुना हम लोगों के पास में 3x मिलियन टन हम लोगों के पास अनाज जो है वो एक्स्ट्रा हो गया। अब क्या है, देखिए एक्स्ट्रा होने से क्या हुआ, एक्स्ट्रा तो हो गया लेकिन कुछ क्षेत्रों में क्या हुआ कि भारतवर्ष के कुछ क्षेत्रों में अनाज की तो बहुत ज्यादा अधिकता हो गई, लेकिन कुछ क्षेत्रों में क्या हुआ कि भूखमरी जस की तस रही। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, द्वितीय चरण, इस चरण का उद्देश्य खाद्यान्न तक आर्थिक पहुंच बनाना था। तो आर्थिक पहुंच का अर्थ क्या हुआ कि जो इसमें आप ध्यान देंगे कि आर्थिक पहुंच का अर्थ हुआ कि इकोनॉमिक अब एक्सेस, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सेस टू फूड ग्रेन्स। आप इसको यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप यहाँ पर नोट कर लेंगे कि जो द्वितीय चरण था, इस द्वितीय चरण का मेन उद्देश्य क्या था। देखिए द्वितीय चरण, इसका जो मेन उद्देश्य था कि इकोनॉमिक, ठीक है, एक्सेस टू फूड ग्रेन्स, ठीक है, इकोनॉमिक एक्सेस टू फूड ग्रेन्स अर्थात जो है आर्थिक पहुंच बनाना था खाद्यान्न तक। ये आप याद कर लेंगे कि इकोनॉमिक एक्सेस टू फूड ग्रेन्स ये सेकंड वाले चरण का था। लेकिन इसको आप अगर एक्सप्लेन करेंगे, आप केवल इतना ही नहीं लिख सकते, इसको आप अगर एक्सप्लेन करेंगे तो ये बात सामने आएगी कि जब इकोनॉमिक एक्सेस की बात अगर हो रही है तो जो लोग गरीब थे, जो जिनके पास पैसा का अभाव था, वो लोग क्या कर रहे थे, नहीं खरीद पा रहे थे। अब भी चूंकि उपज तो 3x हो गया, ठीक है, 3x मिलियन टन में हो गया, जितना भारतवर्ष को चाहिए था उससे 3 गुना उत्पादन के साथ साथ भारत सरकार ने भंडारण भी कर लिया। भंडारण करने के बाद भी कुछ लोगों के पास अनाज की अधिकता हो गई लेकिन कुछ लोगों के पास अनाज नहीं पहुंच पा रहे थे। इस विषमता को दूर करने के लिए क्या किया गया, अब देखिएगा कि बहुत सारे कदम उठाए गए लेकिन भी उसमें सफलता नहीं मिल पाई, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे कि क्या कदम उठाया गया। इससे निपटने के लिए भारत सरकार ने 2 तरीके अपनाए, ठीक है। पहला तरीका में क्या हुआ कि लाभकारी रोजगार की संख्या में वृद्धि करना था, साथ ही साथ दूसरा जो है वो खाद्यान्न की कीमतों को घटाना था। जैसे खाद्यान्न की कीमत अभी भी आप देखेंगे, जैसे आप राशन दुकान देखते होंगे, ठीक है, राशन दुकान अर्थात मैं बात कर रहा हूं डीलर की, ठीक है, जहां से आपको खाद्य वितरण प्रणाली के थ्रू आपको, ठीक है, जो लाल कार्ड पीला कार्ड में आप देखते होंगे कि जो चावल है वो अभी भारतवर्ष में आप देखेंगे कि ग्रामीण इलाके में भी 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दी जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, आप समझिए कि इस द्वितीय चरण में जो स्थिति उत्पन्न हुई उसको ठीक करने के लिए सरकार क्या करने लगी कि चावल को जो है, जैसे आप समझ लीजिए कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो होता है एमएसपी, इस पे चावल या फिर गेहूं को खरीद के भंडारित करने लगी भारत सरकार। उसके बाद में खरीदने के पश्चात आप ये समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि 1 रुपए किलो आपको दे रही है तो सरकार भी 1 रुपए किलो लेती है, ऐसा नहीं है। एमएसपी पे अगर मान लीजिए अभी वर्तमान में एमएसपी आप जानते होंगे कि 19 रुपए कुछ किलो के आसपास से पॉइंट में है, 19 रुपए आप मान के चल सकते हैं कि 19 रुपए के आसपास जो है गेहूं का है, ठीक है। 19,000 जो है प्रति टन अभी लिया जाता है, ये सरकार के द्वारा ली जाती है, ये आप याद रखेंगे। 19,000 प्रति टन, टन में आपका हो गया 1,000 किलो, तो लगभग 1,000 से 1,000 कट जाएगा, 19 रुपए प्रति किलो का आपका रेट निकलता है। तो ये सरकार के द्वारा खरीदी जाती है किसानों से। तो ये आप समझिए कि 19 रुपए का जो रेट आया, ये तो सरकार खरीदी 19 रुपए किलो, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो कि 19 रुपए प्रति किलो के हिसाब से नहीं खरीद सकते थे। तो इसको दूर करने के लिए सरकार ने तो खरीद लिया। अब क्या करती है सरकार, जन वितरण प्रणाली अर्थात जो खाद्य वितरण है वहां से गवर्नमेंट देखिएगा कि लाल कार्ड या पीला कार्ड जैसे भी है, गरीब लोगों को 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल जो है, 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल मुहैया कराती है। तो ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस विषमता को दूर लाने के लिए प्रयास किया गया। तो सेकंड जो है द्वितीय चरण में आप देखेंगे कि मेन, प्रथम चरण तो बहुत ईजी है। प्रथम चरण में क्या हुआ, आप याद रखेंगे कि प्रथम चरण में हम सेल्फ डिपेंडेंट बनने का प्रयास कर रहे थे, कि जिसमें कि हम जैसे दूसरे देशों से आयात की स्थिति थी उसको दूर करके अब स्थिति ऐसी आ गई कि हम आत्मनिर्भर हो गए चावल गेहूं के मामले में, ठीक है। जितना चाहिए था उससे बल्कि हम 3 गुना उत्पादन कर चुके थे प्रथम चरण में। उसके बाद में सेकंड वाले में आप देखेंगे कि सेकंड चरण में क्या हुआ, हरित क्रांति के बाद के चरण में, कि आर्थिक एक्सेस के लिए मतलब क्या हुआ कि अब उपज आ गई। तो उपज आने के बाद में ये सभी जगह पे समान रूप से बंटना भी तो चाहिए। तो भारतवर्ष में ऐसा हुआ कि कुछ लोगों के पास पैसे का बिल्कुल अभाव होने के चलते ये नहीं पहुंच पा रहे थे। तो इस विषमता को दूर करने के लिए सरकार ने 2 नीतियां अपनाई। वो दोनों नीतियों को आप याद कर लेंगे। पहली जो नीति है वो है लाभकारी रोजगार की संख्या में वृद्धि करना, अर्थात जिसको बाद में ये भी कहा गया
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, मनरेगा के तहत भी किया गया। और दूसरा है कि खाद्यान्न की कीमत में कमी करना। तो खाद्यान्न की कीमत में कमी, यह देखिए खाद्यान्न की कीमत में कमी करना, कीमत में कमी करना। तो ये आप याद रखेंगे कि कमी करना जो है, ये सरकार तो पूरे रेट में एमएसपी के रेट पे खरीद ली, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद ली किसान से खरीदने के बाद जो गरीब लोग हैं उनको 1 रुपए 2 रुपए जो निर्धारित करेगी सरकार उस पर आवंटित करना शुरू करती है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। अब अगर तीसरे चरण की बात की जाए तो इसमें खास बात आप लोग देखेंगे कि जब दोनों स्थितियां, जैसे आप फर्स्ट में आप समझ गए आत्मनिर्भरता, दूसरे में इकोनॉमिक एक्सेस, मतलब ऐसी स्थिति आए कि गरीब से गरीब लोगों तक पहुंच जाए चावल अथवा गेहूं, ठीक है, जो भी खाद्यान्न है वो पहुंच सके। आर्थिक पहुंच की बात की गई। पहले वाले में बात की गई कि भौतिक रूप से हम पहुंचे, अर्थात हम जो चावल अथवा गेहूं है उसको भौतिक रूप से, भौतिक का अर्थ क्या होता है, जैसे आप समझिए खूब बढ़िया से कि भौतिक का अर्थात है हमने चावल को स्वप्न में देखा या गेहूं को देखा, तो वो तो स्वप्न में देखने से तो आप चावल या गेहूं आपको मिलेगा नहीं। भौतिक का अर्थ है, फिजिकली का अर्थ है कि आप उसको रियल में आप गेहूं को पा रहे हैं। तो रियल में गेहूं का पाना अर्थात रियल में गेहूं को उपजाना। तो गेहूं अथवा चावल को हम भौतिक रूप से पहले वाले में पा जाते हैं हरित क्रांति के माध्यम से। सेकंड वाले में क्या करते हैं कि इकोनॉमिक एक्सेस पाते हैं। उसके बाद थर्ड वाले में क्या है, इन दोनों के माध्यम से क्या हुआ कि जब आप देखेंगे कि शुरू में ही मैंने समझाया कि कीटनाशक दवाओं, HYV सीड्स और रासायनिक खादों का पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ रहा था। तो इसको दूर करना भी एक सामाजिक अर्थात ये पर्यावरण का एक चुनौती के रूप में सामने आया। तो इसको दूर करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया कि आप देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र को भी बचाने के लिए अर्थात इकोलॉजी को भी बचाने के लिए उचित कदम उठाने लगी। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि 1980 के दशक में, ठीक है, 1980 के दशक के अंत में कह सकते हैं कि विश्व के प्रसिद्ध जो कुछ विशेषज्ञ होते थे उन्होंने उत्पादन के विभिन्न तरीकों पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। जैसे हम जो यूज करते थे कीटनाशक दवा, HYV सीड्स, रासायनिक खाद, तो उसका जो है जैसे पानी भी प्रदूषित हो रही थी, वायु भी प्रदूषित हो रहा था। उसके बाद में आप देखेंगे कि किस प्रकार से इसका जनजीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा था। तो इसको दूर करने के लिए जो है कुछ विशेषज्ञ जो थे विश्व स्तर के, उन्होंने इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। अब कृषि गतिविधियां उनमें से एक थी जो अब उद्योगों पर आधारित होती जा रही थी, ठीक है, उद्योगों पर आधारित होती जा रही थी। बहुत से ऐसे कृषि कार्य हैं जो कि डायरेक्ट उद्योगों के लिए ही की जाती है, आप जानते हैं बढ़िया तरीके से। अब क्या है कि इसी समय में आप देखेंगे कि विकसित देशों ने क्या किया था कि विकसित देश कृषि को उद्योग का दर्जा भी दे दिया था। अब इसमें अब देखेंगे खास बात क्या है कि 1990 के दशक में अब सभी लोग मिल करके, जो भी विशेषज्ञ थे, आत्मविश्लेषण अर्थात इंट्रोस्पेक्शन शुरू करते हैं कि भाई गड़बड़ी कहां पर है, किस प्रकार से इसको दूर किया जा सकता है। तो तृतीय चरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या किया गया कि इसका अर्थ यह है, तृतीय चरण में हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या किए कि अरक्षणीय हो गया था। ये आप याद रखेंगे कि तृतीय जो पॉइंट था अरक्षणीय, जो ये सब कार्यकलाप किए जा रहे थे उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा था, रक्षा नहीं हो पा रहा था। अब इसमें देखेंगे कि खाद्यान्न तक भौतिक व आर्थिक पहुंच तो बन रही थी। क्या हुआ कि प्रथम और द्वितीय चरण को मिला के खाद्यान्न तक भौतिक व आर्थिक पहुंच तो मिल रही थी, लेकिन जो है मूल जो उद्देश्य है पारिस्थितिकी तंत्र वो खराब हो रही थी, जिसको कि दूर करने के लिए क्या किया गया, यह एक नई चुनौती थी। अर्थात भारत में एक नए किस्म की हरित क्रांति की आवश्यकता हो गई थी, ठीक है। इसमें क्या किया गया, खाद्यान्न तक भौतिक, आर्थिक एवं पारिस्थितिकी तंत्र को भी इसमें तृतीय वाले में शामिल कर लिया गया। तो तृतीय बहुत ही आसान है, इसमें आप ध्यान देंगे कि इसमें पर्यावरण पर भी ध्यान दिया गया। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है।